नमस्कार सभी को, मैं शकील अहमद, व्याख्याता इतिहास। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अभी, ये चल रहा है प्राचीन सभ्यताओं का। प्राचीन सभ्यताओं के इस पार्ट में, सीरीज में, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से बात की थी कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता के बाद आज हम दूसरी एक और सभ्यता लेते हैं। इस सभ्यता का नाम होगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं आहड़ सभ्यता के बारे में बात करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए हमारी जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता के लिए कुछ और भी नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। तो देखिए, आहड़ सभ्यता को हम बोलते हैं बनास घाटी सभ्यता। देखिए जरा, आहड़ सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो ये सवाल अपना सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया है कि किस सभ्यता को बनास घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो हमारा जवाब होगा आहड़ सभ्यता। तो क्यों कहते हैं हम इसे बनास घाटी सभ्यता? तो इसका कारण देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, क्योंकि इस सभ्यता का विस्तार बनास, बेड़च, कोठारी, गंभीरी, खारी नदियों के किनारे फैला हुआ है। ठीक है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा मैप पे समझा देता हूँ इन नदियों के बारे में। देखिए, ये राजस्थान का नक्शा हमने लिया है और राजस्थान के मैप में पहले मैं आप लोगों को बनास नदी के बारे में बता देता हूँ। ये जो हमारी बनास नदी है, यहाँ देखिए राजसमंद जिले में इस जगह पर कुछ पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम होगा खमनौर की पहाड़ी, राजसमंद जिले में। यहाँ से हमारी ये बनास नदी निकलेगी और निकलकर ये जाएगी चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ जिले से होती हुई ये जाएगी भीलवाड़ा जिले में। इसके पश्चात अजमेर जिले के इस हिस्से में होती हुई टोंक जिले में, और टोंक से होती हुई सवाई माधोपुर में यहाँ पर रामेश्वरम नाम का एक जगह हो गई। ठीक है, बड़ा शिव मंदिर है इस जगह पर, पदरा गांव पड़ता है, और यहाँ जाकर ये नदी हमारी चंबल में अपना पानी गिरा देती है। अगर मैं चंबल की भी आप लोगों से बात करूं तो देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से चंबल नदी आपको बहती हुई मिल जाएगी। वैसे हम राजस्थान के भूगोल के वीडियो जब मैं आपको बनाऊंगा क्लासेस, तो नदियों की हम बात करेंगे वहाँ पर। तो ये चंबल नदी में अपना पानी गिराती है। तो ये तो हो गई हमारी बनास नदी। अब देखिए, बनास की एक सहायक नदी है। अगर हम यहाँ उदयपुर में चलें तो उदयपुर में इस जगह पर गोगुंदा की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, और गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकली। यह नदी जब उदयपुर ज़िले में बहती है तो शुरू में इस हिस्से में इस नदी का नाम होता है आयड़। ठीक है, क्या होता है? आयड़। चलिए, तो ये तो इसका नाम हो गया शुरू में आयड़। यहाँ उदयपुर ज़िले में एक झील आपको यहाँ मिलने वाली है। इस झील का नाम होगा जयसमंद झील, सॉरी इस झील का नाम होगा उदय सागर झील। ठीक है, उदय सागर झील। इस उदय सागर झील का निर्माण मेवाड़ महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाया था सन 1559 ईस्वी में। उदय सागर झील में ये नदी अपना पानी गिराती है, आयड़ नदी। और जब उदय सागर झील से आगे ये नदी बहती है, चित्तौड़गढ़ जिले में जाती है और आगे चलकर भीलवाड़ा जिले में मांडलगढ़ तहसील में बीगौद गांव में जाकर अपना पानी बनास में गिरा देती है, तो फिर बाद में इस वाले हिस्से में इस नदी का नाम बदलकर फिर हो जाता है बेड़च। ठीक है, तो शुरू में इसका नाम होता है आयड़, यहाँ पर तो इस नदी का नाम क्या है? आयड़, इस वाले हिस्से में। ठीक है, तो उदय सागर से पहले आयड़ है, उदय सागर के बाद इसका नाम यहाँ पर क्या है? बेड़च है। ठीक, तो यहाँ आयड़ नदी के किनारे ही हमको आहड़ सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, चलिए उससे बाद आगे मैं एक नदी पहले और बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इस मध्य प्रदेश से बहती हुई चित्तौड़गढ़ जिले में एक नदी यहाँ पर आती है। इस नदी का नाम है गंभीरी। ठीक है, ये नदी हो गई हमारी गंभीरी नदी। चलिए अब देखिए, एक और नदी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर राजसमंद जिले से बहती हुई, भीलवाड़ा जिले में होती हुई, अजमेर में बहती हुई, टोंक में जाकर मिलती है बनास में एक नदी। इसका नाम होता है खारी नदी। ठीक है, और ऐसे ही चलें तो एक नदी और हमको मिलेगी यहाँ पर खारी और बनास के बीच में, राजसमंद जिले में ही दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, भीलवाड़ा जिले में नंदराय नाम के कस्बे पर जाकर बनास में मिल जाती है। इसका नाम है कोठारी नदी। ठीक, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि आहड़ सभ्यता का विकास बनास और उसकी सहायक नदियों के आसपास के इलाके में हुआ था, इसीलिए हम इसको बनास घाटी सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर ये पूरी वो नदियाँ, इन इलाकों के आसपास के हिस्से में ये सभ्यता हमारी फैली हुई है। और आहड़ सभ्यता के आज देखा जाए तो छोटे छोटे अगर सभी हिस्सों को मिला दूं तो मुख्यतः आप देखें यहाँ पर लगभग 80 जगहों पे स्थलों पर खुदाई की जो है खुदाई कार्य किया जा चुका है। इनमें से सबसे बड़ा स्थल हमारा आहड़ है, जो उदयपुर जिले में आयड़ नदी किनारे है।
इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा आहड़ सभ्यता के 4 प्रमुख स्थल और भी हैं, जैसे गिलुंड है जो राजसमंद में पड़ता है, ओझियाना भीलवाड़ा के अंदर है, बालाथल है उदयपुर के अंदर है, और इसी प्रकार धौली मगरी जो उदयपुर के अंदर है। इन 4 जगहों की बात भी मैं आपसे करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पहले देखिए आप, यहाँ पर ये आयड़ नदी के किनारे यहाँ पर आपको मिलेगा आहड़ सभ्यता के अवशेष। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले मैंने आप लोगों को बात बताया कि बनास घाटी सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका बनास और उसकी सहायक नदी किनारे विस्तार फैला हुआ था। इस सभ्यता के अवशेष उदयपुर जिले में आयड़ नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं। ये हमने अभी बात कर लिया आप लोगों से उदयपुर जिले में। चलिए उसके बाद खोज की बात करते हैं। तो देखिए आहड़ सभ्यता की खोज हुई थी 1952 में, और इसकी खोज कार्य करने का कार्य किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। 1952 में एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद देखें तो उत्खनन कार्य किसने शुरू करवाया। ठीक है, तो 1954 से 1956 के मध्य 2 चरणों में, 1954 से 1955, फिर 1955 से 1956, 2 चरणों में रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में आहड़ सभ्यता का उत्खनन प्रारंभ हुआ था। इसके बाद एक और प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आहड़ सभ्यता का व्यापक उत्खनन फिर आगे चलकर किसने करवाया। तो देखिए 1961-62 ईस्वी में हमारे यहाँ पर एक और बड़े इतिहासकार हैं हसमुख धीरज लाल सांकलिया, ठीक है, जिनको हम SD सांकलिया के नाम से जानते हैं। इन्होंने आहड़ सभ्यता का व्यापक उत्खनन करवाया था। इसके बाद चलते हैं तो कार्बन डेटिंग पद्धति की बात करते हैं कि भाई इसका जो समय है वो क्या निकला है। पिछली क्लास में मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता पढ़ाते समय कार्बन डेटिंग पद्धति के बारे में जानकारी दी थी। अगर आपको कार्बन डेटिंग पद्धति की जानकारी नहीं है तो उस कालीबंगा वाले वीडियो में आप आराम से उसको समझ सकते हैं कि किस प्रकार कालीबंगा या किस प्रकार हम जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो है आयु ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था वो सारी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में आपको दे दी है। तो देखिए कार्बन डेटिंग पद्धति जिसको हम C14 पद्धति भी कहते हैं, उसके अनुसार आहड़ सभ्यता का जो समय हमारा निकला है वो है 2000 से लगभग 1200 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला एक बिंदु और है, आहड़ सभ्यता से 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। ये 8 स्तर का मतलब क्या है इसको थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मैंने कालीबंगा में भी आपसे बात की थी, कालीबंगा से खुदाई में 5 स्तर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ आहड़ से 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। इस स्तर का मतलब क्या है, देखिए स्तर का मतलब यह है कि ये आहड़ सभ्यता 8 बार यहाँ पे बसी इस जगह पर, और 8 बार ये सभ्यता उजड़ी। ठीक है, पहले ये सभ्यता बसी, फिर उसके बाद ये उजड़ गई, उसके बाद वापस लोग इस जगह पे फिर आए, फिर लोगों ने उन्होंने मकान यहाँ पे बनाए, फिर वो सभ्यता उजड़ गई, उसके बाद फिर लोगों ने इस जगह पर फिर ऊपरी हिस्से पे फिर अपने मकान स्थापित किए। तो हमें पता चलता है इस स्तर से कि वो शहर वो इलाका कितनी बार बसा है और कितनी बार उजड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 8 स्तर जो है प्राप्त हुए हैं। अगली जानकारी आती है आहड़ सभ्यता जो है वो पूर्णतः ग्रामीण संस्कृति थी। देखिए याद करिए मैंने आपको कालीबंगा सभ्यता के बारे में बताया था। कालीबंगा सभ्यता पूर्णतः जो है नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, और यहाँ आहड़ में अगर हम चलें तो पूर्णतः कैसी सभ्यता है, यहाँ पर ये ग्रामीण संस्कृति है। ठीक है, बहुत सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी नगरीय सभ्यता है या कौन सी आपकी ग्रामीण संस्कृति है। चलिए इसके बाद देखते हैं तो आहड़ सभ्यता से 2 कालखंडों में संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है आपके लिए, तो आपको ध्यान रखना है। आहड़ की जब हम खुदाई करते हैं, ठीक है, तो हमें 2 तरह के कालखंड के अवशेष यहाँ देखने को मिलते हैं, जिनमें प्रथम खंड की अगर मैं बात करूँ यानी पहले जो पे देखें शुरुआती दौर में यहाँ पर हमको ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक, और उसके बाद दूसरा जो खंड था, दूसरा जो काल रहा है उसमें हमें लौह संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। तो इस तरीके से आप देखें यहाँ पे प्रथम कालखंड ताम्रयुगीन सभ्यता का रहा है, और बाद में ताम्रयुगीन सभ्यता जब खत्म हुई तो इसी जगह पर लौह युगीन संस्कृति भी अस्तित्व में आती है। इसके बाद देखिए आहड़ सभ्यता की खुदाई में 3 चरण प्राप्त हुए हैं। देखिए 3 चरणों में यहाँ से हमें कुछ अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं। जब हम आहड़ सभ्यता की खुदाई करते हैं तो प्रथम चरण में हमें यहाँ पर कुछ स्फटिक जो हैं उसके पत्थरों के यहाँ पर जो है उपकरण मिलते हैं। ठीक है, तो शुरुआती जो पहला चरण रहा है उसमें हमको मिलता है स्फटिक के उपकरण औजार। दूसरे चरण में जब हम चलते हैं तो हमको तांबे, कांसे और लोहे तीनों चीज़ों के बने उपकरण प्राप्त होते हैं। इसके बाद चलते हैं तृतीय चरण में, तो हमें विभिन्न प्रकार के मृदभांड, मैंने आपको बताया मृद यानी मृदा मिट्टी, भांड यानी बर्तन, यानी तीसरे चरण में हमको यहाँ पे मृदभांड मिट्टी के बने बर्तन बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं।
ठीक है। इसके अलावा देखिए अगला एक तथ्य और आता है, आहड़ सभ्यता को वर्तमान में क्या कहते हैं? वर्तमान में आहड़ सभ्यता को धूलकोट कहते हैं। पूछा जाता है वर्तमान में आहड़ सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट। धूल रेत, यानी रेत का टीला, रेत के नीचे ढका हुआ था ये पूरा हिस्सा, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं धूलकोट, स्थानीय नाम है। जबकि प्राचीन काल में देखिए इसके दो नाम और आपको मिल जाएंगे। प्राचीन काल में आप इसको ताम्रवती नगर कहते थे, क्योंकि यहाँ पर तांबे के हमें बड़े पैमाने पे औजार मिले हैं। तांबा बहुत बड़ा, यहाँ पे तांबा का जो है गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, यानी माना जाता है इस सभ्यता के जो लोग थे उनका जो प्रमुख धंधा था वो तांबा गलाने से संबंधित रहा है, तांबे के औजार बनाने से संबंधित रहा है, इसलिए हम इसको ताम्रवती नगर भी कहते हैं। और आघाटपुर भी हम इस जगह को बोलते हैं, क्योंकि 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच में इस जगह पर अगर हम चलें तो आघाट नाम का दुर्ग होता था, आघाटपुर नाम से यहाँ पे किला होता था, तो उस जगह के नाम पर आज भी हम इसको आघाटपुर के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा गया है कि वर्तमान नाम क्या है? धूलकोट है, ठीक है। प्राचीन नाम क्या है साहब? ताम्रवती नगर है। इसके अलावा देखें तो आघाटपुर इसका प्राचीन जो है आपको नाम मिल जाएगा। इसके बाद देखें मकानों की जब बारी आती है तो यहाँ एक थोड़ी अलग चीज़ आपको मिलेगी। आहड़ सभ्यता में ईंटों के बजाय आपको पत्थरों से बने मकान प्राप्त होते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा देखते हैं यहाँ पर अगला जो है तथ्य। अगले तथ्य में देखेंगे आप, आहड़ से बड़ी मात्रा में तांबे के बने औजार प्राप्त हुए हैं। मैंने आपसे अभी कहा कि आहड़ को हम ताम्रवती नगर कहते हैं। बड़ी मात्रा में तांबे के बने औजार यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी जैसे कुल्हाड़ियाँ हुई, चाहे आपका जो है चाकू जिसको चॉपर कहते हैं, इस तरह की जो चीज़ें हुई, तो तांबे की बनी बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हैं। एक और प्रश्न आता है, आहड़ सभ्यता का संबंध है कांस्य युगीन सभ्यता, लोह युगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। अगर ताम्रयुगीन है तो आप ताम्रयुगीन कर दीजिए, लेकिन मान लीजिए अगर ये ऑप्शन नहीं आता तो आपके पास दूसरा ऑप्शन आ सकता है ताम्रपाषाण युगीन, ठीक है। तो आहड़ से हमको ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं, यानी यहाँ के जो लोग थे वो तांबे के साथ साथ पत्थर का भी प्रयोग कर रहे थे, तो तांबा और पाषाण दोनों का मिश्रण है। तो ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का अवशेष आपको मिलते हैं आहड़ सभ्यता से। चलिए इसके बाद अगला बिंदु देखते हैं। आहड़ सभ्यता में एक बहुत ही खास चीज़ मिली है, जैसे चक्रकूप कहा गया है, तो क्या है देखिए ये आज भी अगर देखें हम लोग बाग, तो मकान के बगल में जो हमारा जो वेस्ट पानी होता है उसको हम गड्ढे में डालते हैं, जिसको हम लोग बाग बोलचाल में सौंख जो है गड्ढा कह देते हैं, ठीक है। जिसके अंदर आपका वेस्ट पानी आपका चला जाता है, उस पानी को वो गड्ढा सौंख लेता है। ठीक इसी प्रकार का सिस्टम हमको आहड़ सभ्यता में भी देखने को मिलता है। आहड़ के निवासी 15 से 20 फुट गहरा गड्ढा खोदकर उसमें एक बड़ा मिट्टी का पात्र रखकर सौंख पात्र बनाते थे, और इस तरह के जो सौंख पात्र होते थे उन्हें चक्रकूप कहा जाता था। यह महत्वपूर्ण विशेषता है आहड़ सभ्यता की। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सभ्यता से हमें चक्रकूप के अवशेष प्राप्त होते हैं, सौंख गड्ढों के अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो आपका जवाब होगा फिर आहड़ सभ्यता। इसके अलावा चलते हैं तो आहड़ के लोग बिना हत्थे के जलपात्र का प्रयोग करते थे। देखिए ये भी एक बड़ी विशेषता है, और इस विशेषता की अगर हम बात करें तो इसका संबंध ईरान से भी होता है। ईरान के अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो पाकिस्तान में जो हिस्सा है बलूचिस्तान, यहाँ पर भी अगर आप चलें तो इस तरह के हमको बर्तन प्राप्त हुए हैं ईरान में, बलूचिस्तान में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो बिना हत्थे के जल पात्र थे, जैसे आजकल हम जग इस्तेमाल करते हैं कुछ इस तरीके से, तो जग में क्या लगा होता है, हमारा एक हैंडल लगा होता है, ठीक है, एक हत्था लगा होता है, लेकिन हमको यहाँ पर जो है बिना जो है यहाँ पर हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से बिना जो है हत्थे के जलपात्र प्राप्त हुए हैं, और इस प्रकार के जलपात्र आपको ईरान में मिले हैं, बलूचिस्तान में मिले हैं। इसका मतलब साफ तौर पे है कि शायद इन लोगों का संबंध ईरान और बलूचिस्तान की सभ्यता से भी रहा होगा। ठीक, चलिए उसके बाद अगला तथ्य, उत्खनन में हमको पूजा के दीपक मिले हैं। आज भी आप देखिए हमारे यहाँ पे हिंदू धर्म के अंदर पूजा पाठ के अंदर दीपक जलाने का बहुत महत्व है और इस तरीके से देखें धार्मिक अनुष्ठान में दीपक हम जलाते हैं आज भी। इसी प्रकार हमको आहड़ सभ्यता से उत्खनन में बड़ी संख्या में दीपक मिले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि धार्मिक अनुष्ठान के अवसर पर ये लोग बाग दीप जलाते रहे होंगे। जैसे आज भी हम देखें तो धार्मिक पूजा पाठ के अलावा भी दीपावली के अवसर पे जिस तरीके से आप देखें हम लोग दीपक जलाते हैं, तो इसी प्रकार मिट्टी के बने दीपक हमको बड़ी संख्या में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इससे हमको धार्मिक जानकारी भी मिलती है।
इसके अलावा चलते हैं तो आहड़ सभ्यता से हमको मनुष्य के एक पशु देखिए, गेंडा है, कुत्ता है, हाथी है, इनकी आकृति के खिलौने बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पिछली बार कालीबंगा के अंदर मैंने आपको कुछ चित्र दिखाए थे। ठीक है, जैसे उसमें कुत्ते के चित्र भी थे, इसी प्रकार हमको यहाँ पर जो है कुत्ते की आकृति के, गेंडे की आकृति के, मनुष्य की आकृति के बड़ी संख्या में हमको यहाँ पर मिट्टी के बने खिलौने प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा चलते हैं तो आहड़ सभ्यता के लोग लाल काले रंग के मृदभांड का प्रयोग करते थे। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे पूछा जा सकता है आहड़ सभ्यता का संबंध रहा है किस प्रकार के मृदभांडों से। लाल काले मृदभांड आपका ऑप्शन मिल जाए, लाल गुलाबी मृदभांड आ जाए। ठीक है, इस तरीके से कोई भी धूसर चित्रित मृदभांड आ जाए। ठीक है, इनमें भी एक प्रश्न बनता है बहुत महत्वपूर्ण। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ के जो बर्तन मिले हैं वो कैसे मिले हैं, लाल काले मृदभांड मिले हैं, जो लाल रंग की पॉलिश है और उसके ऊपर जो है काले रंग के आपको चित्र भी मिलते हैं। चलिए इसका एक चित्र मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आहड़ जो म्यूजियम है उसके अंदर आप देखेंगे ये चित्र हम जो है आपको मिल जाएगा देखने को। ये जो आपका पात्र है इसके अंदर आप देखेंगे मिट्टी का, जैसे आजकल नॉर्मल हम जो है मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल करते हैं, लगभग उसी प्रकार का आप देख सकते हैं। लाल रंग का पात्र है बना हुआ, जिसमें काले रंग की आप देखिए बीच में डिजाइन यहाँ पर बना हुआ है। इस प्रकार की जो है मृद पात्र, इनको हम लाल काले मृद भांड की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आहड़ सभ्यता से प्राप्त अन्य अवशेष, और क्या क्या अवशेष मिला है इसकी भी मैं आपसे चर्चा करता हूँ। सबसे पहले देखिए तो हमको यहाँ पर तांबा गलाने की भट्टी मिली है। मैंने आपसे पहले ही कहा आहड़ जो है यहाँ पे तांबा गलाने का व्यवसाय काफ़ी संपन्न रहा होगा, काफ़ी यहाँ पे उन्नत एक व्यवसाय था इन लोगों का। तो यहाँ पे तांबा गलाने की हमको भट्टियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा चलते हैं तो दूसरा एक और चीज़ हमको मिलती है, टेराकोटा मिट्टी से बना एक बैल। देखिए हमारे यहाँ पे टेराकोटा, मैंने आपको बताया था सेल खड़ी मिट्टी, टेराकोटा जिसको हम बोलते हैं, एक चिकनी मिट्टी होती है। टेराकोटा कला के लिए आज भी हम मोलेला गांव राजसमंद की बात करते हैं, वहाँ की बहुत ही महत्वपूर्ण कला है टेराकोटा कला। तो टेराकोटा एक लाल रंग की चिकनी मिट्टी होती है। ठीक है, और इससे यहाँ पर हमको एक बैल की आकृति का खिलौना मिला है, और यहाँ पे इतिहासकारों ने इसके लिए एक विशेष नाम दिया है, बनासियन बुल। बुल यानी हो गया बैल, चूँकि बनास घाटी सभ्यता भी कह रहे हैं आप आहड़ सभ्यता को, इसलिए आप देखें बनास घाटी सभ्यता से बैल की आकृति मिलने की वजह से हमने इसको नाम दिया है बनासियन बुल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके अलावा चलें तो अनाज पीसने की चक्की, आज भी आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में आपको जो है अनाज पीसने की चक्की मिल जाती है, जिसमें इस तरीके से दो पार्ट लगे होते हैं। ऊपर एक जो है पार्ट होगा, उसके ठीक जो है नीचे एक और पार्ट यहाँ पे लगा होता है। इसमें आप देखें एक हैंडल लगा होगा और बीच में एक छेद होगा जिसमें से आप अनाज इसके अंदर डालते हैं और अनाज इसके अंदर पीस कर वो जो बाहर इस तरीके से निकल जाता है। इस प्रकार की अनाज पीसने की चक्की हमको आहड़ सभ्यता से भी प्राप्त हुई है। चलिए इसके बाद अगला तथ्य एक और महत्वपूर्ण है। आहड़ से देखिए हमको 6 तांबे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और इन तांबे के सिक्कों में अगर हम चलेंगे तो एक सिक्का बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए होने वाला है। ठीक है, और आप देखिए एक सिक्के पर एक तरफ त्रिशूल की आकृति बनी हुई है और उसकी दूसरी तरफ अगर हम चलें तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र बना हुआ है। देखिए यूनानी, इसका मतलब ये हुआ कि यूनानी लोगों का भी संबंध इस आहड़ क्षेत्र से रहा है। ठीक है, अगर आप देखें तो यूनान का आपको मुद्रा यहाँ मिल रही है, सिक्का एक मिल रहा है तांबे का बना हुआ, इस पे यूनानी देवता अपोलो का चित्र मिल रहा है। अगर आप इस चित्र को देखें अपोलो को, तो अपोलो खड़े हुए हैं देवता और उनके यहाँ पर कंधे पे तीर का तरकश उनके जो है यहाँ पे बंधा हुआ है। तो अपोलो यूनानी देवता का सिक्का भी हमको यहाँ से मिलता है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न पूछा भी गया है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा देखें तो यहाँ पर हमको एक भवन में 6 मिट्टी के चूल्हे भी प्राप्त हुए हैं, एक भवन में, और एक भवन में ही कितने चूल्हे हैं, 6। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पर 6 चूल्हे मिलने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि संभवतया यहाँ पर संयुक्त परिवार प्रणाली तो थी ही, साथ ही साथ सामूहिक भोज की व्यवस्था भी संभवतः यहाँ पे रही थी। ठीक है, यानी एक साथ 6 मिट्टी के चूल्हे, यानी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, यानी साथ बैठकर, यानी सामूहिक भोज का भी हमें यहाँ पर अवशेष मिलता है। अगर इन 6 चूल्हों की बात करें तो इन 6 चूल्हों में एक चूल्हा ऐसा भी है जिसके ऊपर हथेली, यानी पूरा का पूरा हथेली की छाप भी उसके ऊपर लगी हुई है। ठीक है, चलिए तो इसके बाद एक और तथ्य है, रंगाई छपाई उद्योग से परिचित थे ये लोग बाग। तो देखिए इसमें
हमें यहाँ से खुदाई में लकड़ी के जो है इस तरीके से बने हुए कुछ ठप्पे जैसी चीज़ हमको मिली है। आज भी देखें ब्लॉक प्रिंटिंग होती है राजस्थान के अंदर, जिसमें लकड़ी के ठप्पे लगे होते हैं जिनको शाही लगाकर आप कपड़े के ऊपर प्रेस कर देते हैं। ठीक, राजस्थान की हस्तकलाओं में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस तरीके से कुछ प्रिंट की। तो यहाँ पर भी हमें लकड़ी के हमको यहाँ पे जो है कुछ ठप्पे मिले हैं खुदाई के दौरान, और इसका मतलब ये हुआ कि उन ठप्पों का इस्तेमाल ये लोग प्रिंटिंग में किया करते थे। तो इसका मतलब रंगाई छपाई उद्योग भी यहाँ का बहुत ही प्रचलित उद्योग रहा होगा। ठीक है, उद्योगों में तांबा गलाने का उद्योग हो गया, और दूसरा उद्योग आप देखें रंगाई छपाई का उद्योग काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके अलावा देखें तो ये लोग और किस किस चीज़ से परिचित थे। कई बार कुछ प्रश्न आ जाते हैं कि आहड़ सभ्यता के लोग किस चीज़ से परिचित थे या किस से परिचित नहीं थे। तो उनमें अगर हम चलें तो ये लोग ज्वार से परिचित थे, चावल से परिचित थे, हाथी से परिचित थे। ठीक है, लेकिन चांदी का हमें कहीं से भी कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है, तो संभवतः ये लोग बाग चांदी से परिचित नहीं थे। इसीलिए हम कहते हैं कि आहड़ सभ्यता के लोग चांदी से अपरिचित रहे थे, क्योंकि हमें खुदाई में कोई चांदी का प्रमाण यहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद देखें तो यहाँ पे आपको मिलता है धार्मिक क्रियाकलापों में ही, अगर हम बात करें शवों को गाड़ने और दफनाने की जब बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमको जो चीज़ मिली है वो मिलती है, देखिए कपड़े, शव जो होता है शव को कपड़े और आभूषणों के साथ दफनाया गया है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता की मैंने आपसे बात की थी, वहाँ पर मैंने अंडाकार कब्र का एक चित्र मैंने आपको दिखाया, उसमें आप देखें उसके साथ उसके बर्तन वगैरह रख दिए जाते थे। लेकिन यहाँ चलें तो यहाँ पर कपड़े भी आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं, साथ में आभूषण भी आपको मिलते हैं। ठीक है, और एक सिमिलरिटी बिल्कुल वो कवई है, शव का सिर उत्तर दिशा की ओर रखा गया है। मैंने आपको कालीबंगा में बताया था, कालीबंगा में भी मैंने आपको बताया था कि जो शव होते हैं उन शव का जो है जो सिर है वो सिर आपको मिलता है उत्तर दिशा की ओर, और जो पैर मिलते हैं वो दक्षिण दिशा की ओर मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से आहड़ सभ्यता के अंदर आपको जो शव का सिर है उत्तर की ओर मिलता है और उसके पैर दक्षिण की ओर मिलते हैं। ठीक, इसका मतलब ये रहा था कपड़े और आभूषण के साथ उसको दफन कर रहे हैं, यानी कालीबंगा में भी मैंने कहा था उसके साथ उसकी वस्तुएं दफन की जाती थी, मिस्र की सभ्यता में भी ऐसा रिवाज था। इसका मतलब ये लोग एक पारलौकिक जीवन में भी एक विश्वास ये लोग बाग रखते थे। इसके बाद देखें तो यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ एक और है, और इसको प्रश्न को पूछा भी गया है। अनाज रखने के लिए मिट्टी से बनी यहाँ पर बड़ी बड़ी कोठी प्राप्त हुई हैं, जिनको स्थानीय लोग गोरे बोलते हैं, गोरे के साथ कोठ भी कहते हैं। हमारे इस क्षेत्र में देखें तो इनको कोठी कहा जाता है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप चले जाइए, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आप थोड़ा सा, हालांकि टिन के बड़े बड़े इस तरीके से टंकी आने लगी हैं आजकल जिनमें हम अनाज भरते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा 10, 15, 20 साल पहले चलें तो खूब यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हमने इनको देखा है इस्तेमाल होते हुए। एक बड़ा एक जो है मिट्टी का एक जो है पात्र बनाया जाता था, और उसके अंदर हम जो क्या करते थे अनाज को भर दिया करते थे, अनाज को सुरक्षित रख दिया करते थे, साथ में कुछ नीम के पत्ते टहनियाँ वगैरह उसमें डाल दिया करते थे ताकि उसको सुरक्षित रखाया जा सके, घुन वगैरह ना लगे उसके अंदर। तो ऐसी चीज़ हमको यहाँ से मिलती है। अनाज रखने के बहुत बड़े बड़े यहाँ पर पात्र हमको मिलते हैं, जिनको हम यहाँ कोठी बोलते हैं अपने क्षेत्र में, और बाकी आप देखें इस मेवाड़ वाले क्षेत्र में चलें तो उसको कोठ कहते हैं या गोरे कहते हैं। ठीक है, इसीलिए आहड़ सभ्यता को कोठ या गोरी की सभ्यता भी कह देते हैं। ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पर बड़े मृद पात्र हैं। इसका मैं एक चित्र आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इस चित्र को आप देख सकते हैं गौर से, तो आप देखें इसमें कितना बड़ा यहाँ पे एक मिट्टी का बना पात्र यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, आहड़ संग्रहालय की यह तस्वीर है, आपको ये तस्वीर देखने को मिल जाएगी। आहड़ के अंदर कितना बड़ा पात्र यहाँ पर है, इस तरह का पात्र हमको यहाँ से मिला है, और एक नहीं कई सारे पात्र हमको मिले हैं। और इसीलिए आहड़ सभ्यता को बड़े मृदभांड वाली हैं, क्या कहते हैं, बड़े मृदभांड वाली सभ्यता भी कह देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ से बड़े बड़े मृदभांड प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो इस तरीके से पूछ लिया जाता है गोरे कोट की सभ्यता किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। बड़े मृदभांड वाली सभ्यता किसे कहते हैं, तो भी हमारा जवाब होगा आहड़ सभ्यता। ठीक है, और आप देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार बड़े बड़े आपको यहाँ पर मृद पात्र मिलते हैं। ठीक, जिनका उपयोग होता है किसके रखने के लिए, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता के प्रमुख स्थल, मैंने आपको बताया था आहड़ सभ्यता के 4 बड़े स्थल हमको आज मिलते हैं। वैसे तो लगभग 80 जगह पर हमको यहाँ पर खुदाई छोटी मोटी जगहों पर जो है आहड़ सभ्यता के अवशेष मिले हैं, लेकिन उनमें से 4 स्थल बहुत बड़े हैं, महत्वपूर्ण हैं, जिनमें पहला स्थल है गिलुंड। गिलुंड पड़ता है राजसमंद में।
आपसे प्रश्न भी किया जाता है आहड़ सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, तो आपका जवाब होगा गिलुंड। अभी मैं गिलुंड की भी आपसे अलग से चर्चा करने वाला हूं। इसके बाद चलते हैं तो बालाथल सभ्यता, इसके अवशेष भी हमको मिलते हैं उदयपुर जिले के अंदर। इसके बाद चलते हैं तो यहाँ पे एक जगह और भी है ओझियाना जो जगह आपको मिलती है भीलवाड़ा जिले के अंदर, ठीक है। इसके अलावा चलते हैं तो धौली मगरी, बहुत महत्वपूर्ण है धौली मगरी उदयपुर, क्योंकि आहड़ सभ्यता में सबसे नवीनतम स्थल जिसकी खोज हुई है वो माना जाता है धौली मगरी, ठीक है। तो मैंने कहा आहड़ सभ्यता तो बहुत बड़ी एक सभ्यता है जो कि बनास, उसकी सहायक नदी बेड़च, कोठारी, खारी, गंभीरी नदियों के आसपास के इलाके में फैली हुई है, ठीक है। लेकिन उन तमाम सभ्यता स्थलों में 4 सभ्यता स्थल इसके काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसके बाद देखिए तो मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये आहड़ सभ्यता का विस्तार काफ़ी बड़े पैमाने पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो इसका विस्तार देखिए राजस्थान में आपको मिलेगा, एक तो उदयपुर में मिलेगा, राजसमंद मिलेगा, भीलवाड़ा में मिलता है, डूंगरपुर मिलता है, यानी 4 जिलों के अंदर आपको आहड़ सभ्यता का विस्तार देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ से एक प्रश्न बनता है, प्रश्न यह है कि राजस्थान में, मैंने इसको लिख भी दिया है, राजस्थान में सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल कौन सा है? आहड़ सभ्यता। वो कौन सी सभ्यता है राजस्थान में जिसका विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर पाया गया है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में वो किस सभ्यता का है? आहड़ सभ्यता का। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया राजस्थान में सबसे बड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल कौन सा माना जाता है। ऑप्शन में आहड़ भी था, ऑप्शन में जो है कालीबंगा भी था, गणेश्वर भी था। ज़्यादातर लोगों ने ऑप्शन उसमें जवाब दिया था कालीबंगा। बिल्कुल नहीं, कालीबंगा का विस्तार मैंने आपको केवल हनुमानगढ़ जिले में बताया था, उसके अलावा कहीं नहीं। जबकि आप आहड़ सभ्यता को देखें तो आहड़ सभ्यता का विस्तार उदयपुर से बाहर अगर चले तो राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर तक भी हमको मिलता है, ठीक है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा ताम्रयुगीन सभ्यता जो है वो है आहड़ सभ्यता। देखिए आपको मैंने यहाँ पे कुछ चित्र दिखाए थे, जैसे 2 मृत पात्रों के चित्र। अगर आप इस तरह का चित्र देखें, आहड़ सभ्यता से जो खुदाई में जितने भी अवशेष मिले हैं उन तमाम अवशेषों को हमने एक म्यूजियम में, एक संग्रहालय में सुरक्षित करके रख दिया है, ठीक है। और ये आहड़ संग्रहालय कहलाता है जो आजकल उदयपुर में है। तो उसकी भी मैंने यहाँ पे एक लाइन आपको लिख दी है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो अवशेष हैं वो उदयपुर में आहड़ संग्रहालय में रखे हुए हैं, ठीक है। म्यूजियम का नाम ही क्या रखा गया है? आहड़ संग्रहालय। इस संग्रहालय की स्थापना 1960 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। मैंने आपको कालीबंगा के अंदर भी बताया था, कालीबंगा जो खुदाई के अंदर जो अवशेष मिले थे उनको भी हमने कालीबंगा म्यूजियम में रख दिया है, जिसकी स्थापना 1985 में भारतीय पुरातत्व विभाग ने की थी। और अगर हम आहड़ की बात करें तो आहड़ संग्रहालय उससे भी पहले का है, 1960 में ही इस आहड़ संग्रहालय की स्थापना यहाँ पर कर दी गई थी, ठीक है। तो ये हमारा जो है आहड़ सभ्यता यहाँ पे ख़त्म होती है। आहड़ सभ्यता के प्रमुख जो 4 स्थल हैं जिनमें गिलुंड आता है, बालाथल आता है, ओझियाना आता है और धौली मगरी आता है। इनकी चर्चा मैं आपसे अगले वीडियो में करूँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्लास ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात और बता दूँ। जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो उनका एक प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि साहब आप जो हैं ये जो पढ़ा रहे हैं इनकी PDF भी हमें सेंड कर दें। देखिए एकदम सारा चीज़ एकदम पका पकाया माल के चक्कर में आप ना रहें, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत आपको करनी चाहिए। ये सारा जितना भी नोट्स है मैंने एक लाइन मैंने आपको इस वीडियोज़ में डाल दी है। ये सारी जितनी भी लाइनें हैं ये सारे नोट्स ये मेरे PDF हैं जिनको मैंने PPT में यहाँ पे जो है लिख रखा है। आपको करना ये है, वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद चीज़ को समझने के बाद इन सारी लाइनों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, ठीक है। सारा नोट्स आपका तैयार है। आप चीज़ को देखकर समझकर अगर उसको कॉपी में लिखोगे तो आपको चीज़ जो है याद भी हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।